हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो इसकी थ्योरीज हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन, देखिए ये तीन टर्म्स होती हैं। बहुत काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि तीनों टर्म है ना वो सेम ही है और वो देखने भी सेम ही लग रही है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन। देखो तीनों ऐसे लग रही है ना कि जैसे कैपिटल को ही बोलते होंगे, लेकिन ये तीनों टर्म्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो पहले हम इन तीन टर्म्स का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए अगर एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसे कुछ पैसे चाहिए। सपोज करो उसे 5 लाख रुपीज़ चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। एक पर्सन है, उसे 5 लाख रुपीज़ चाहिए। तो उसने क्या किया कि 1 लाख रुपीज़ तो उसने इक्विटी शेयर होल्डर से ले लिए, और 2 लाख रुपीज़ उसने क्या किया कि उसने डेट से ले लिया, मतलब बोरो कर लिया। और 2 लाख रुपीज़ उसने शॉर्ट टर्म फंड जैसे बैंक लोन वगैरह या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो फंड्स होते हैं वहाँ से ले लिया। ठीक है, तो टोटल रुपीज़ उसके उसे कितने चाहिए थे? 5 लाख। तो 5 लाख उसने यहाँ से कवर कर लिए। ठीक है, तो यही हमारा लाइबिलिटी साइड होती है ना बैलेंस शीट की, वो ही यहाँ पे शो की गई है। उसके बाद में क्या है कि अगर आपको पूछे कि इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपको पूछे कि इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि टोटल जो कैपिटल है उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं उनका कितना प्रपोर्शन है। आई रिपीट कि टोटल कैपिटल में सिर्फ लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं उतना उसका जो है वो कितना प्रपोर्शन है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देती हूँ कि जैसे देखो कि 1 लाख रुपीज़, ये सिर्फ दो दो ही लॉन्ग टर्म सोर्सेज है ना यहाँ पे हमारे पास। तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, तो कितना प्रपोर्शन हो गया? 20%। मतलब टोटल कैपिटल में इक्विटी कितनी है? 20%। ऐसे ही टोटल कैपिटल के अंदर डेट का कितना प्रपोर्शन है? 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख। ठीक है, ये इंटू 100, ये 40%। तो सिर्फ हम लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं, याद रखना कैपिटल स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म नहीं आता, सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स का सिर्फ हम प्रपोर्शन चेक करते हैं टोटल कैपिटल में, तो उसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म थी वो क्या थी? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी मैं आपको इसी से क्लियर कर देती हूँ। अगर ये बिल्कुल सेम कैपिटल स्ट्रक्चर की तरह ही है, बस एक डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें हम टोटल जो लाइबिलिटी साइड है ना उसका सबका प्रपोर्शन चेक करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। इसमें हम शॉर्ट टर्म का भी प्रपोर्शन ले लेते हैं, जैसे ये 20% था, 40% था, सेम है। और इसमें शॉर्ट टर्म का भी हमने ले लिया। आपको क्लियर हो गया कि हम पूरी लाइबिलिटी साइड का प्रपोर्शन चेक करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, और तीसरी टर्म क्या थी? कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल लाइबिलिटी, टोटल जो हमारा फंड्स थे जो हमें चाहिए थे, कैसे रेज किए थे, टोटल 5 लाख थे ना, तो उसे बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये तीन टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन मतलब एक बार इसका मीनिंग बता देती हूँ कैसे होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट मीन्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड द प्रपोर्शनेट अमाउंट दैट मेक अ कैपिटलाइजेशन, मतलब कितना प्रपोर्शन है टोटल कैपिटल के अंदर, कितना प्रपोर्शन है सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स का। ठीक है, इसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स ही हम देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमने पूरी लाइबिलिटी साइड का प्रपोर्शन चेक किया किया था ना, इसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर हमने पूरी लाइबिलिटी साइड का प्रपोर्शन चेक किया। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ आपको कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो जो टोटल कैपिटल होती है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। आई थिंक अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम के अंदर, तो ये तीन टर्मिनोलॉजी अगर आप डिफाइन करोगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। और आपको ना स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन दीजिए तीनों टर्म्स की। उसके बाद में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। उसके बाद में अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर हो गया, तो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज। उसके बाद में वैसे ही आप पेपर में प्रेजेंट करोगे, पहले इनका मीनिंग दोगे, उसके बाद में हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसकी ना अब आपको पता है कि थ्योरीज में हर एक पर्सन की अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन्स तो ऐसे बोलते हैं कि अगर वो डेट यूज करेंगे अपने कैपिटल के अंदर, ठीक है, तो अगर वो डेट यूज करेंगे तो उनका जो कॉस्ट है ना कैपिटल की वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि डेट जो है उससे हमारा जो टैक्स है टैक्स सेव होता है।
तो उससे हमारा क्या होगा कि इससे हमें बेनिफिट होगा। कुछ थ्योरीज के पर्सन्स तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुछ पर्सन जो है वो ऐसा बोलेंगे, कुछ थ्योरीज ऐसे कहेंगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जो डेट है, जितना डेट यूज करने की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम होगी, उतना ही उन इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप सबको ये तो पता है ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे एंड में पेमेंट होती है, तो जितने ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स होंगे, डेट होंगे, उनको पहले पेमेंट होगी। तो रिस्क जो किसका इंक्रीज हो जाएगा, किसका इंक्रीज हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो वो ज़्यादा पेमेंट करेंगे। तो ये कुछ थ्योरीज ऐसा कहती है कि जितनी कॉस्ट कम होती है उतनी ही इक्विटी शेयर होल्डर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, उनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का में डेट यूज़ करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको थ्योरी से ज़्यादा क्लियर होगा, मैंने इन्हीं शॉर्ट में आपको बताया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच। ये जो थ्योरी थी वो डेविड डोरन ने दी थी, ठीक है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ साथ साथ कि आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ना इसकी एक डायग्राम के थ्रू सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में जो रह जाएगा मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, ये हमारा है कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। मतलब हम को डेट कितना इंक्रीज करी जा रहे हैं, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ऊपर है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वाली जो लाइन है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये डेट है, ये इक्विटी है, ठीक है। ये डायग्राम क्या शो करे कि जैसे जैसे मैं अपना डेट का प्रपोर्शन इधर इंक्रीज होगा ना, डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज कर रही हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो कम हो रही है। मेरी कॉस्ट जो है कैपिटल की वो कम हो रही है। जैसे जैसे मैं डेट को इंक्रीज कर रही हूँ मेरी कॉस्ट जो कम हो रही है। अगर मेरी कॉस्ट कम होगी तो इससे क्या होगा, मेरी वैल्यू जो फर्म की है वो इंक्रीज हो जाएगी। आई रिपीट कि ये थ्योरी ये कहती है कि अगर मैं मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट यूज़ करूंगी, डिबेंचर्स यूज़ करूंगी, या फिर लॉन्ग टर्म फंड जो मतलब बोरिंग होती है उनको यूज़ करूंगी, तो इससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती जाएगी। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम होगी तो इससे मेरी वैल्यू जो है फर्म की वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें डेट यूज़ करना चाहिए वो रेलिवेंट है, मतलब यूज़ करना चाहिए। अब हर एक थ्योरी कुछ अजम्पशन के बेसिस पे होती है, तो ये थ्योरी ये मान के चलती है कि ये सिचुएशन तभी अच्छी मानी जाएगी अगर मतलब ये अजम्पशन ये मान के चलती है, जैसे कि अगर टैक्स नहीं है तो ये थ्योरी अप्लाई होगी। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% हम मान के चल रहे हैं कि जितना भी डिविडेंड है मतलब जितनी हमारी अर्निंग है सारी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर जो है डिसीजन कॉन्स्टेंटली ले रहा है, ईबीआईटी और बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रह रहे हैं, मतलब कुछ अजम्पशंस मान के ही हम ये कह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कुछ अजम्पशंस मान के उसने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला इसका वी, मतलब मैंने बोला ना आपको वैल्यू फर्म इंक्रीज होगी, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू एस प्लस डी को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो ये ना इसका निकालने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। जो वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बताया कि एस का मतलब है टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं, और डी का मतलब टोटल डिबेंचर्स की कितनी वैल्यू है, और ईबीआईटी आपको पता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और जो ये वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे लिख देंगे तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। अब ये थ्योरी मैं आपको इन नटशेल बता देती हूँ क्या है, इसका क्रक्स क्या है कि जैसे मैं देखो ये थ्योरी ये कह रही है कि अगर मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स या लॉन्ग मतलब अपने डेट यूज कर रही हूँ तो उससे क्या होगा, मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, मैं अभी यहाँ पे बताया था कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज कर रही हूँ मेरी ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल कम होती जा रही है। कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकेंडली फिर इसका ऑपोजिट लिखा हुआ कि अगर डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म फंड में नहीं यूज कर रही तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मेरी वो इंक्रीज हो जाएगी, और इससे अगर ये इंक्रीज होगी तो ये मेरी डिक्रीज होगी। मतलब इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है। हम पूरी थ्योरी में सिर्फ एक ही बात करेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमारा डेट यूज करने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, इट मीन्स हमारी वैल्यू फर्म इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मेरी कॉस्ट ज़्यादा है तो मेरी वैल्यू फर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आज एक ही थ्योरी एक्सप्लेन की है इस वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसकी 4 थ्योरीज हैं और डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको दोबारा इसको एक बार भी मतलब रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक थ्योरी हमने डिस्कस कर ली, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने डिस्कस किया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटलाइजेशन क्या होता है।
फिर उसके बाद में मैंने डिस्कस किया, इसकी एक थ्योरी डिस्कस की है, उसके बाद में जो 3 थ्योरी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। आपको ये थ्योरी क्लियर होगी। इसमें मैंने बेसिक क्रक्स क्या बताया आपको कि अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट डिवेंचर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करते हैं तो डिवेंचर यूज़ करने की वजह से क्या होता है, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है और वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आप इसको से डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर सकते हो, और आने वाली वीडियोस में आपको मैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताऊंगी। सो प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।